इस भाग में नाटक से संबंधित अनेक तत्व हैं जो उसे प्रभावशाली बनाने में मददगार होते हैं। और जैसा कि पिछले भाग में हमने नाटक से संबंधित जरूरी जो तत्व हैं, जैसा कि समय का निर्धारण और कथ्य के विषय में जाना, वैसे ही आगे बढ़ते हुए नाटक से संबंधित अन्य तत्व कौन से हैं जो उन्हें प्रभावशाली मंचन के लिए उपयोगी होता है उनके लिए, और उसका प्रभावशाली मंचन कराने में मददगार होता है। तो उसका अगला तत्व है संवाद। नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है संवाद। यानी नाटक में समय का निर्धारण उसके अंक के अनुसार, जैसे कि 3 अंक होते हैं उसमें, शुरुआत, मध्य और अंत, तो उसके अनुसार समय का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कथ्य यानी कहानी, और उसका कहानी का निर्माण और उसके लिए दृश्य तैयार करना, उसको एक व्यवस्था में क्रम के अनुसार बहुत ज़रूरी है। और साथ ही जो तीसरा प्रमुख बिंदु है, तत्व है, यानी संवाद, जिसे डायलॉग्स कहा जाता है। डायलॉग्स के माध्यम से कहानी को क्रम से बेहतरीन तरीके से पेश करते हुए जिस विचार को लोगों तक पहुंचाना है, वो माध्यम बनता है संवाद, डायलॉग्स। उसका बहुत अच्छे तरीके से निर्माण करना, संवादों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए जो संवाद हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो नाटक का जो सबसे ज़रूरी और सशक्त माध्यम है वो है संवाद। दूसरी किसी विधा के लिए ये कतई ज़रूरी नहीं है कि वह संवादों का सहारा ले। यानी कहानी, उपन्यास, ये सब विधाएं हमने, कविताएं पढ़ी हैं, इन सब विधाओं में ज़रूरी नहीं है कि उसमें संवाद शैली हो। अगर ज़रूरी है तो दे सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरी तत्व नहीं है जितना नाटक के लिए है। नाटक में मंचन करना होता है और उसमें सभी पात्र अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए एक विषय को सामने प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उनमें संवाद का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे वो उसको मंचन किया जा रहा हो, उसको प्रस्तुत किया जा रहा हो। तो किसी भी विधा के लिए ये इतना ज़रूरी नहीं कि वह संवादों का सहारा ले, लेकिन नाटक का तो इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। नाटक के लिए तनाव, उत्सुकता, रहस्य, रोमांच और अंत में उपसंहार, जिसे कंक्लूजन कहा जाता है, तत्व अनिवार्य हैं। यानी नाटक में डायलॉग्स ऐसे बने होने चाहिए कि अगर ऐसा सीन चल रहा है कि 2 लोगों के बीच में संवाद हो रहा है, तो लोगों में ये उत्सुकता बनी रहे कि अब सामने वाले का क्या जवाब आएगा। उसमें तनाव बना होना चाहिए, जिसे दर्शक देखकर वो अपने आप को पात्रों से जोड़कर उनमें कभी गुस्सा आए, कभी रोमांच आए, कभी हर्ष हो, उल्लास हो, उत्सुकता हो, जैसा कि आप अपने प्रिय नाटकों को देखकर महसूस करते हैं। तो ये संवादों का ही प्रभाव होता है जब आप उनसे जुड़ जाते हैं और आप ये महसूस करते हैं कि अब इस सामने वाले का क्या जवाब आएगा, या फिर ये क्या बोलेगा, या फिर उसके बोलने से आप कैसा महसूस कर रहे हैं। ये सब संवादों का खेल होता है। तो संवादों में तनाव का होना, उत्सुकता का होना, रहस्य होना, रोमांच होना और अंत में उसका उपसंहार जैसे तत्वों का नाटक में होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपस में विरोधी विचारधाराओं का संवाद जरूरी होता है। यही कारण है कि नायक प्रतिनायक, नायक जो कि मुख्य रोल निभाने वाले होते हैं और प्रतिनायक जो सहायक नायक होते हैं। सूत्रधार की परिकल्पना भारतीय या पाश्चात्य नाटक में आरंभ से ही की गई थी। वह कौन सी चीज़ है जो एक सशक्त नाटक को एक कमज़ोर नाटक से अलग करती है? वह है संवादों का अपने आप में वर्णन या चित्रण ना होकर क्रियात्मक होना। यानी संवादों को सिर्फ बोलना ही जरूरी नहीं है, उनको अपने भावों के साथ पेश करना जरूरी है, क्रियात्मक रूप में। ऐसा नहीं है कि अगर आप परेशानी से भरा एक संवाद बोल रहे हैं और आपके चेहरे पर उससे संबंधित वो भाव ना दिख रहे हों, तो वो संवाद सिर्फ एक बोलने का काम कर रहे होते हैं और अपने साथ भावों को जोड़कर नहीं दिखा रहे, जिससे वो दर्शकों तक नहीं पहुंच पाता है। तो संवादों में भाव कौन सा छुपा हुआ है, किस भाव से उस संवाद को बोलना चाहिए, ये मुख के साथ साथ चेहरे पर उसके भावों को प्रकट करने वाला होना चाहिए। दृश्यात्मक होना और लिखे तथा बोले जाने वाले संवादों से भी ज़्यादा उन संवादों के पीछे अनलिखे एवं अनकहे संवादों की ओर ले जाना।
कौन से अनलिखे एवं अनकहे, यानी किसी भी दृश्य में उससे संबंधित एक डायलॉग तैयार किया गया है और वो कोई भाव प्रकट कर रहा है और आप उस भावों को प्रकट ना करते हुए जो चेहरे के माध्यम से भाव दिखाए जा सकते हैं उन्हें कभी लिखा नहीं जा सकता। तो उनको डायलॉग्स में समझ कर कि कौन सा ये भाव प्रकट कर रहा है ये संवाद, उसको चेहरे के साथ अपने भावों को प्रकट करते हुए बोलने से जितना प्रभाव वो डालता है उतना प्रभावशाली वो लिखित रूप में इसी के लिए नहीं होता है, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में सबटेक्स्ट कहा गया है। जिस नाटक में इस तत्व की जितनी ज़्यादा संभावनाएं होंगी वह नाटक उतना ही सफल होगा। उदाहरण के लिए हेमलेट का यह प्रसिद्ध संवाद है, टू बी और नॉट टू बी। स्कंदगुप्त का अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। इस तरह के संवाद अनगिनत संभावनाओं को उजागर कर देते हैं। नाटक स्वयं एक जीवंत माध्यम है। कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार कर ही नहीं सकता। इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति भी बराबर बनी रहती है, क्योंकि कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। मज़े की बात यह है कि जिस नाटक में इस तरह की असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज़्यादा उपस्थिति होगी वो उतना ही गहरा और सशक्त नाटक साबित होगा। कहने का अर्थ है सीधा सीधा कि मानव मन में जो भी भाव होते हैं उनको नाटक के विषय और संवाद के साथ साथ चेहरे के भावों के साथ उसे पेश करने पर वो नाटक उतना ही सफल होता है। उदाहरण के लिए हम अंधा युग और तुगलक आदि नाटकों को देख सकते हैं। अंधा युग हिंदी साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। इन नाटकों को देख सकते हैं उदाहरण के रूप में हम लोग। यही कारण है कि जब जब किसी भी विचार व्यवस्था अथवा तात्कालिक समस्याओं के समर्थन में नाटक लिखे गए वे कभी भी बहुत दिनों तक चर्चा में नहीं रहे। यही वजह है कि हमारे नाटककारों को राम की अपेक्षा रावण, प्रहलाद की अपेक्षा हिरण्यकश्यप और कृष्ण की अपेक्षा कंस अधिक आकर्षित करता है, क्योंकि ये एक नेगेटिव रोल होते हैं। नकारात्मक जो नायक पेश करते हैं एक रोल, जिससे लोग कैरेक्टर से तो प्रभावित नहीं होते लेकिन उनकी कला से प्रभावित होते हैं। और इसी के लिए नकारात्मक पक्ष जितना नाटक में पेश किया जाता है, क्योंकि नकारात्मक पक्ष जितना ही उभर कर आता है वो नायक का जो पक्ष है जिसे कहा जाता है हीरो, वो उतना ही उभर कर सामने आता है। लोग उसके लिए उतना उत्सुक होते हैं कि उसके साथ अच्छा हो और जो नकारात्मक रोल करने वाला हो उसके साथ बुरे से बुरा हो। तो नकारात्मक जो पात्र का जो अभिनय किया जाता है वो नाटक को सफल बनाने में बहुत ही मददगार साबित होता है। नाटक लिखते समय यह भी अत्यंत जरूरी कि नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाएं वे सपाट, सतही और टाइप्ड ना हो। जिस प्रकार हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, उसी तरह नाटक की कहानी में भी चरित्रों के विकास में इस बात का ध्यान रखा जाए कि वे स्थितियों के अनुसार अपनी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चलें। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो भी कुछ कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होते परस्पर संवादों से ही अभिव्यक्ति करता है, लेकिन ऐसा कभी भी न लगे कि वे पहले से निश्चित विचारों को मात्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में नाटक जो है वो नाटक न रहकर सिर्फ शब्दों के रूप में विचारों का एक पुंज सा होकर रह जाता है। कहने का अर्थ कि नाटककार जो विषय और संवाद प्रस्तुत करता है नायकों के सामने, पात्रों के सामने, उन शब्दों के समूह को सिर्फ बोलना ही काम नहीं होता, बल्कि उनमें निहित भावों को अपने चेहरे पर लाकर उनको मंचन जो है उसका सही ढंग से करना जरूरी होता है एक नाटक को सफल बनाने के लिए। तो सिर्फ लिखी हुई बातों को बोल देना ही नाटक का मंचन करना नहीं होता, बल्कि उसमें निहित भावों को सामने लाना भी जरूरी होता है। हमें याद रखना चाहिए कि इन शब्दों को बोलने वाला पात्र मंच पर सचमुच के हाड़ मास से युक्त
जीवंत प्राणी होते हैं, ना कि कविता, कहानी और उपन्यास में उपस्थित रहने वाले शाब्दिक चरित्र। यानी कहने का अर्थ है, नाटक में जो लिखा गया है उसको प्रस्तुत करने के लिए हम पात्रों को चुनते हैं और पात्र जो हैं वो जीवंत होते हैं, असल में उसको प्रकट करने वाले होते हैं और उसको प्रकट करने वाले, उस नाटक का मंचन करने वालों को की जिम्मेदारी बनती है कि उसको जीवंत बना दे, उसको ऐसा लगे कि वो सचमुच ऐसा घटित हो रहा है, ना कि ऐसा जो कि हम कहानी और उपन्यासों में सिर्फ लिखित रूप में जिन नायकों को पढ़ रहे होते हैं वैसा बन के वो रह जाएं। अतः संवाद जितने ज़्यादा सहज और स्वाभाविक होंगे, स्वाभाविक कहने का अर्थ कि जिससे पाठक या जो दर्शक हैं वो अपने आप को जोड़ सकें, उतना ही दर्शक के मर्म को वो छुएंगे, यानी उतने ही दर्शक के अंतर मन में वो बस जाएंगे। यहाँ सहज स्वाभाविक होने से आशय भाषा की सरलता से कदापि नहीं है। संवाद चाहे कितने भी तत्सम और क्लिष्ट भाषा में क्यों ना लिखे गए हों, तत्सम यानी जो शुद्ध रूप में होते हैं शब्द वो, क्लिष्ट यानी कठिन भाषा के जो शब्द हैं वो ही क्यों ना लिखे गए हों, यानी नाटक में आप कितने ही कठिन शब्दों का प्रयोग कर लें, लेकिन उनका भावों के साथ मंचन होना बहुत जरूरी है। स्थिति परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक जान पड़ते हैं तब उनके दर्शक संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं होगी। संप्रेषित यानी दर्शक जो है उस नाटक का जो मंचन हो रहा है उससे अपने आप को जोड़ने में अपने आप को सहज महसूस करेंगे। इस दृष्टि से यदि हमें एक तरफ जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती और सुरेंद्र वर्मा जैसे नाटकों की भाषा में यह विशेषता देख सकते हैं, इसी के साथ जुड़ा दूसरा सवाल उस शिल्प और संरचना का भी है जिसके भीतर से नाटककार अपने कथ्य को व्यंजित करता है। यानी कि संवादों में छुपा जो शिल्प है और संरचना का तरीका है, यानी उन संवादों को बनाने का, लिखने का जो तरीका है जिसको बोलकर अभिव्यक्त किया जाएगा, वो उससे नाटककार अपने कथ्य को, कहानी को किस तरीके से प्रकट करना चाहता है, वो भी बहुत कुछ तक महत्वपूर्ण होता है। आज हिंदी के नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, यानी और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं उनके पास। सबसे पहले तो स्वप्नवास व दत्ता, अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिकम और उत्तर रामचरित जैसे नाटकों का ढांचा है जिसे हम परिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं। एक लोक नाटकों का फॉर्म जिसकी कोई लिखित आलेख नहीं है और सब कुछ मौखिक रचना प्रक्रिया के माध्यम से घटित होता है। पारसी नाटकों का अपना एक शिल्प है जो शेरो शायरी, गीत, संगीत और अतिरंजित यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर संवादों पर आधारित होता है। ये पारसी नाटकों की बात की जा रही है। पारसी नाटकों की शैली में थोड़ा बदलाव होता है, उसमें शेरो शायरी, गीत, संगीत और बढ़ा चढ़ाकर संवादों पर आधारित होता है वो नाटक पेश किए जाते हैं। इब्सन की तर्ज पर यथार्थवादी नाटकों का अपना एक मुहावरा है जो मुख्यतः गद्य पर आश्रित है। इनके अतिरिक्त विसंगत नाटक, नुक्कड़ नाटक की अपनी एक अलग अहमियत है, यानी विसंगत नाटक और नुक्कड़ नाटक भी अपनी एक अलग अहमियत रखते हैं, महत्वता उनकी भी होती है। ये भी नाटक के प्रकार हैं। यह नाटककार को तय करना है कि वो इनमें से किसी एक तरह के शिल्प का चुनाव करें, अलग अलग विकल्पों के मिश्रण से अपनी एक नई शैली तैयार करें अथवा इन सबको छोड़कर बिल्कुल एक नया शिल्प लेकर प्रस्तुत हों। प्रायः कहा जाता है कि कथ्य अपना शिल्प स्वयं निर्धारित कर लेता है और यही सही स्थिति है। लेकिन जब जब नाटककार ने अपने शिल्प या संरचना को निश्चित कर लिया और फिर उसमें किसी कहानी को फिट करना चाहा तो ऐसी कोशिशें बहुत दूर तक कामयाब नहीं हुई हैं। तो इस तरीके से हमने इस पाठ में नाटक को लिखने और उसका मंचन करने से ज़रूरी संबंधित जो जानकारी है उसको लिया, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से नाटक के 3 भाग होते हैं, शुरुआती का, मध्य का और अंत का, जहाँ उपसंहार होता है और उसके अनुसार उसका समय निर्धारण, उसके बाद उसका कथ्य किस तरीके से, उसकी शिल्प और संरचना पर ध्यान देना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है संवाद का, जो संवाद जो है बेहतरीन तरीके से लिखे होने चाहिए और साथ ही उसका मंचन करने वाले जो पात्र हैं वो भावों के साथ उसे किस तरीके से प्रकट कर रहे हैं और उसे जीवंत बना दे रहे हैं, उसे दर्शकों तक उनके हृदय में उतार रहे हैं और उनको सहज कर रहे हैं अपने स्वयं को उस नाटक से जोड़ने में।
तो ये महत्वपूर्ण तत्व हैं जो नाटक को सफल बनाते हैं। और एक और बात, एक बिंदु ये भी है कि एक कवि जिसमें ये कौशल है कि वो अपनी बातों को सांकेतिक भाषा के माध्यम से पेश कर सके या फिर संक्षिप्त रूप में अपनी बड़ी सी बड़ी बातों को, विचारों को प्रकट करने की क्षमता रखता हो, वो एक सफल नाटककार भी बन सकता है। क्योंकि नाटक में भी बहुत हद तक कुछ सांकेतिक शब्दों का और प्रयोग होता है और साथ ही उनका मंचन भी प्रभाव बहुत हद तक डालता है। तो एक सफल कवि जो है वो एक सफल नाटककार भी हो सकता है। और ये भी बताया गया इस पाठ में कि एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग जिस तरीके से पढ़ने में किया जाता है लेकिन उसकी महत्वता उतनी नहीं देख पाते लोग, लेकिन नाटक में सांकेतिक भाषा का भी उतना ही महत्व है। जिस तरीके से सांकेतिक भाषा को नाटक में मंचन के आधार पर अंधेरे के सीन हो या फिर शांति का सीन हो, वो किसी भी कहानी और उपन्यास के 20-25 पन्नों के बराबर होते हैं और उसमें इतनी अभिव्यक्ति होती है। वो अपनी शांति से भी और अपने अंधेरे से भी, पर्दे के गिरने उठने से संबंधित जितने भी ऐसे सीन होते हैं, सांकेतिक सीन होते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं नाटक में। और नाटक को हिंदी साहित्य और भारतीय परंपरा के अनुसार दृश्य काव्य भी बोला जाता है। तो ये नाटक से संबंधित जानकारी देने में ये पाठ जो है उसने एक बेहतरीन जानकारी दी है नाटक से संबंधित, कि नाटक के लिए ज़रूरी तत्व कौन से होते हैं। आशा करती हूँ ये बेहतरीन तरीके से पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित किसी भी समस्या को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे।